अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी कर्नल एस डेनी साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू Thank सो you, मच। Arti. Thank you very much. And sir, I'm super excited. And you know why? Yeah. Because डॉक्टर जयशंकर के बारे में कहा गया है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और इस्लामाबाद, जहां पर मैं हूँ, इस्लामाबाद पे वो आएंगे और एससीओ की मीटिंग के लिए। वैसे तो खैर लग रहा था पहले हमें कि ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन अब आपके ऑफिस की तरफ से, फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये न्यूज़ आई है, तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं पाकिस्तान में। और हम इस पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सर, आपने देखा कि किस तरह से ईरान और इसराइल के बीच में जो टेंशन चल रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए आरजू जी, ईरान और इसराइल का अभी जो लेटेस्ट क्लैशेस जो हो रहे हैं, डेफिनेटली काफ़ी कंसर्न तो है ही सबको, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सबको अफेक्ट करता है इन मेनी वेज। किस तरह से करता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कहीं भी इस तरह का कुछ होता है तो डेफिनेटली उससे वरी तो होता ही है। लेकिन इसका पीछे अगर आप देखें, एक साल से जो इसराइल का अक्टूबर 7 2023 में जब अटैक किया था, टेररिस्ट अटैक जब हुआ था, उसके बाद से लेकर इसराइल का एक सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने जो उनके जो कंट्री का थ्रेट है, या उनके जो कंट्री के लिए जो वो थ्रेट परसीव करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते करते जा रहे थे। तो गाजा में तकरीबन 10-11 महीने से उन्होंने हमास के तकरीबन ये मान कर सकते हैं कि अबाउट 80% जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि हमास को खत्म कर दिया, लेकिन हमास का जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है तकरीबन 80% उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया है। लेकिन हमास के लोग बाद में भी किसी ना किसी नया नाम, नया वेश में वो आएंगे आएंगे, लेकिन उनको खत्म करना मुश्किल है। लेकिन जो टेरर वाला है, जो टनल्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो इक्विपमेंट है, उन सबको तकरीबन 70 से 80% न्यूट्रलाइज कर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने आप को नॉर्थ की तरफ देखा, क्योंकि नॉर्थ में भी हिजबुल्लाह ने भी, ऐसा नहीं है कि इसराइल को इस पूरे एक साल में उनको चैन से रहने दिया। उनको तकरीबन जहां तक है 11,000 के आसपास रॉकेट्स उन्होंने फायर किए पिछले एक साल में, और तकरीबन 8,000 के आसपास तो इसराइल ने भी एयरफोर्स रेड्स, एयर रेड्स किए हैं। तो वहां पर भी नॉर्थ में भी काफी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से वहां से लोग नॉर्दर्न इसराइल से लोग नीचे की तरफ आना पड़ा। तो जब गाजा कंट्रोल हुआ, तब इसराइल को लगा कि अब इनको वापस अपने जो लोग हैं वापस नॉर्थ इसराइल या लेबनान के बॉर्डर में वापस उनको बसाना पड़ेगा। और उस हिसाब से उन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। और उससे पहले ही जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि इजरायली के जो स्पेशल फोर्सेस थे, उन्होंने ऑलरेडी लेबनान के अंदर साउथ में रेड्स करना शुरू कर दिया था। पिछले 4-5 महीने से ही वो रेड्स चल रहे थे, लेकिन वो बाद में बाहर, वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, वो बाहर आया भी नहीं था। और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, वो पेजर बॉम्ब भी इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे जितने भी मिडिल लेवल और जो काम करने वाले या थोड़े बहुत ऊपर लेवल के भी जो ऑफिशियल्स हैं, या जो कैडर है हिजबुल्लाह के, उनको भी टारगेट कर दिया, न्यूट्रलाइज किया। और उसके ऊपर हिजबुल्लाह के जो सुप्रीम कमांडर हसन नसरुल्लाह, उसको भी खत्म कर दिया। और बीच में जब उनको मौका मिला, उन्होंने इस्माइल हानिया को ईरान में, तेहरान में खत्म किया। तो ये सब कुछ जब हो रहा था, तो ईरान के पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि वो रिएक्ट करे। अब आप देखिए, ईरान है एक पावरफुल नेशन, अपने आप को मानता है। उसके जो प्रॉक्सीज है, या उसके जो जैसे कहते हैं ना, उसके जो पाले हुए जो लोग हैं, या उसके वो सपोर्ट से जो चल रहे हैं, चाहे वो हमास हो, हुतीस हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, उनके ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से इसराइल जब अटैक कर रहा हो, तो कैसे अब ईरान शांत रह सकता है या कैसे चुप रह सकता है? क्योंकि उसकी उनकी क्रेडिबिलिटी वाला फैक्टर था। अगर अभी वो चुप रहते तो अब इसके बाद उनको कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहता। तो उसके इसके लिए, जैसे अप्रैल में उन्होंने अटैक किया था, इस बार भी उन्होंने वापस अटैक किया। थोड़ा फर्क जरूर है अप्रैल अटैक और अब का अटैक में। उसमें ड्रोन्स और वो सब चीजें यूज किया, इस बार उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स का ही किया, 180 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइल किया। लेकिन वहां पर भी मैं ये मानता हूं कि ईरान का ये मुद्दा नहीं था कि इसराइल के सिविलियन कैजुअलिटीज हो। उन्होंने इसलिए 3 जो एयरफोर्स के जो बेस है वहां तक ही सीमित रखा। और इसराइल का मानना है, और जहां तक मेरे ख्याल से वो सही भी है, कि उनको ज्यादा कोई कैजुअलिटीज हुए नहीं है। इनफैक्ट सिविलियन कैजुअलिटीज तो एक भी नहीं हुआ। एक जो मारा गया वो पैलेस्टीनियन मारा गया था, वो आई थिंक शार्पनल वापनल से कुछ, उसके हिसाब से इसराइली का कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ है। एक एयरपोर्ट या एयर बेस पे थोड़ा बहुत अटैक हुआ है या डैमेज हुआ है, बट वो भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ईरान की तरफ से उन्होंने ये दिखाया लोगों को कि भाई हमने अटैक कर दिया, और उन्होंने ये भी बोल दिया कि अब हम नहीं करेंगे कुछ, हमारा काम हो गया है।
तो ईरान की तरफ से तो हो गया है, लेकिन इज़राइल को ये अब एक मौका मिला है उसको रिटेलिएट करने का। अब वो किस तरह से होगा, कैसे होगा, उसके ऊपर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में ये बताना मुश्किल है कि किस तरह से आगे और बढ़ेगा, लेकिन डेफिनिटली अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर जो साथ में कंट्रीज है, ईरान के साथ पाकिस्तान भी है और दूसरी कंट्रीज, उन पे क्या असर पड़ सकता है आपके ख्याल से? क्योंकि जाहिर है कि बॉर्डर से बॉर्डर लगा हुआ है, और अगर टेंशन बढ़ेगी, जो कि आज भी हम लोग देख रहे थे कि फ्राइडे के दिन भी जो है वो ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर दोबारा इसराइल ने अटैक किया, या तो इन्हें जरूरत पड़ी, या इन्होंने इन्होंने अगर फील किया कि दोबारा अटैक करना है इसराइल के ऊपर, तो ये फिर करेंगे। और ईरान को जैसे आप जानते हैं कि ईरान किसी की सुनता नहीं है, हालांकि इतनी सैंक्शंस वैंक्शंस हैं, लेकिन कोई फर्क पड़ता नहीं हाँ, ईरान को। बिल्कुल। देखिए आरजू जी, एक चीज है कि ईरान और इसराइल का एक उनका फैक्टर है कि ज्योग्राफिकली ये नेबर्स नहीं है, और इसलिए लैंड हम्म। का एक तरीके से अटैक करना मुश्किल ही नहीं, असंभव ही मान लीजिए, क्योंकि हम्म। बीच में सीरिया है, बाकी सारे कंट्रीज है। तो ईरान और इसराइल के बीच में एक लैंड युद्ध होना मुश्किल है। लेकिन उसके अलावा एयर अटैक्स काफी हो सकते हैं, और एयर अटैक्स साथ में न्यूक्लियर वेपन के उसमें भी जा सकते हैं। तो उस लेवल में डेफिनेटली वरीइंग है। लेकिन जहां तक आपका ये सवाल है कि ईरान के साथ में कौन कौन है आज, वो एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आप देखिए, ईरान के साथ में रशिया है और चाइना है, और बाकी थोड़ा बहुत जैसे आपका है पाकिस्तान और जो टर्की, इन सब ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कोई भी ऐसा कंट्री अभी तक रशिया को छोड़ के ईरान को कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया है। कोई मतलब कोई मिलिट्री इक्विपमेंट दिया हो, वैसा कुछ किसी ने नहीं दिया है। तो मेरे ख्याल से ईरान को एक बहुत बड़ी एक कमी वहां पर महसूस करेगा। जैसे आपने बताया, ऑलरेडी उनके ऊपर सैंक्शंस है। ईरान का इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं है जितना पहले था। तीसरी चीज, ईरान के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम है। आपने देखा कि वो हिजाब वाला जो प्रॉब्लम था, जो वहां पे जो वुमेन लेड मूवमेंट हुए थे, और कई ऐसे लोग हैं ईरान में जो कि इस तरह के जो आयतुल्ला खमेनी के जो रूल से खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि उनको और फ्रीडम हो, मतलब जिस तरह से प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है उस तरह से हो। एक ऐसा मूवमेंट भी चल रहा है, और मेरे ख्याल से उसी की वजह से, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्होंने जब एड्रेस किया, उन्होंने बोला कि मैं ईरान के लोगों से बात कर रहा हूँ, और मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि आप जितना सोच रहे हैं उससे जल्दी आपको अपनी आजादी मिलेगी। इस तरह से वो बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई और गेम प्लान चल रहा हो कि ईरान की जो अभी जो खमेनी वाला जो रजीम है उसको भी अगर पलट मारने की या उस तरह का चेंज करने की कोई साजिश भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान के साथ में आज बहुत कम देश है, और जो देश हैं वो कोई ज्यादा रेलेवेंट नहीं है रशिया को छोड़ के, जो कि उनको मिलिट्रीली सपोर्ट दे सके। लेकिन सर एक चीज और यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और वो भी उसी को, इसराइल और ईरान को लेकर लोग हमारे ये बात भी करते हैं कि बार बार पहले इसराइल ने अटैक किए उनके, हमास के और कई दूसरे जो लीडर्स थे वहां पे, उनके ऊपर। तो उनका ये कहना है कि क्या ख्याल था कि इसराइल को कि ईरान पलट के वार नहीं करेगा, लेकिन अब जब ये सिलसिला शुरू हो गया है, कहीं रुकेगा? इसलिए कि अमेरिका ने कहा है कि वो और मजीद सैंक्शंस भी ईरान पे लगा सकता है। तो कोई इस वॉर को रोकने में कोई रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, कोई भी कंट्री? ऐसा देखिए, सबसे पहले जो जैसे आज के सिनेरियो में हमारे पूरे विश्व में अगर ऐसा कोई युद्ध होता तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी युद्ध को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस की होती है। लेकिन हमें भी पता है, आपको भी पता है, आज के तारीख में यूनाइटेड नेशंस टोटली इररेलेवेंट हो चुका है। ना वो किसी को युद्ध रोक सकते हैं, ना किसी को युद्ध का सीज फायर पे किसी को लेके आ सकता, कुछ नहीं कर सकते। हमने रशिया यूक्रेन वॉर में ही देखा, और इट इज अ टोटली इररेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन। जहां तक बात है कि कौन रोक सकता है, तो मैं ये मानता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसा देश है जो कि ये रोक सकता है। क्योंकि यूनाइटेड जिस तरह से मैंने कहा कि ईरान जो है रशिया पे एटलीस्ट डिपेंडेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन सपोर्ट करता है, लेकिन उससे कई बार ज्यादा इसराइल यूएस पे डिपेंडेंट है। चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, चाहे बाकी आप कुछ भी इकोनॉमी देख लो, कुछ भी देख लो, टेक्नोलॉजी देख लो, इन सब चीजों में इसराइल का एक बहुत बड़ा सपोर्टर यूएस है। अब क्या हुआ, यूएस के साथ में जब से जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं, वो एक वीक प्रेसिडेंट रहे हैं।
तो वो उनके वीक होने से क्या हुआ कि उनके बोलने से इज़राइल सुन नहीं रहा है। बिल्कुल एब्सोल्युटली उनकी बात ही नहीं मान रहा। मैंने यहाँ तक सुना है कि जो बाइडेन बेंजामिन नेतन्याहू से बात भी नहीं करते थे। अब जाके बात करना शुरू हुआ जब ईरान ने इज़राइल पे अटैक किया, तब जाके बात करना शुरू हुआ है। इज़राइल एक ऐसा मुद्दा है जो यूएस में बहुत, जैसे वोट का होता है ना उनका, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकली बहुत रेलेवेंट है या पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो जैसे ही ईरान ने अटैक किया तो अब यूएस ने बोला नहीं, हम तो भाई इज़राइल के साथ में हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि आने वाले 6 हफ्ते में यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। उस इलेक्शन के नतीजे तक ये युद्ध जो है ऐसा जाने का संभावना है। उसके बाद ये इसको एक सीज फायर तक होने का एक चांस है, क्योंकि अगर आप देख लीजिए अगर डोनाल्ड ट्रंप आता है तो उन्होंने तो सीधा बोल दिया कि जिस दिन मैं आऊंगा मैं इसको समाप्त कर दूंगा। और उनकी ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि वो जैसे जो भी वो बात कर रहे हो, जैसे भी उनका पॉलिसी से जिस तरह से हरकतें करते हैं, उस सब चीजों में मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन उनके जो 4 साल थे अगर आप कंपेयर करोगे तो वो रिलेटिवली पीसफुल थे। तो उन्होंने एक ओपन स्टेटमेंट भी कहा है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो मैं ये दोनों युद्ध समाप्त कर दूंगा, रशिया यूक्रेन वॉर भी समाप्त करूंगा और मैं इसराइल इराक। तो ट्रंप के आने से तो होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कमला हैरिस भी आते हैं तो वो भी मेरे ख्याल से थोड़ा और स्टर्न या थोड़ा और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जो बाइडेन से ज्यादा, तो मेरे ख्याल से वहां पे भी एक चांस है। तो कहने का मतलब आज की तारीख में सिर्फ यूएस एक ऐसा देश है जो कि इसको रोक सकते हैं, क्योंकि इसराइल को कंट्रोल करने वाला एक देश आज के तारीख में सिर्फ यूएस है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर अगर हम बात करें एससीओ मीटिंग की, और जो इस्लामाबाद में हो रही है 15-16 अक्टूबर को, पहले तो भारत की तरफ से इनकार ही किया गया था कि कोई नहीं आएगा। मेरे कई मीडिया फ्रेंड्स से भी मैं पूछती थी तो वो भी यही कहते थे, लेकिन आज आपके तरफ से ये कहा गया है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो उसमें शिरकत करेंगे। आप किस तरह देखते हैं सर इस नई डेवलपमेंट को? देखिए, मैं इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो है कि डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, क्योंकि इसके पहले अगर मेरा रिपोर्ट सही है तो 2016 में राजनाथ सिंह साहब गए थे वहां पर पाकिस्तान में मीटिंग के लिए, और उससे पहले 2015 में लास्ट फॉरेन मिनिस्टर 2015 में दिसंबर 2015 में सुषमा स्वराज जी गए थे। तो उसके बाद से कोई भी फॉरेन मिनिस्टर या चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कभी बायलैटरल या इवन मल्टीलैटरल मीटिंग के लिए पाकिस्तान में नहीं गए। तो उस हिसाब से जयशंकर जी का जाना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है। मतलब इट्स थिंग कि चलो वी हैव टू गो देयर। नाउ दूसरी चीज है कि एज पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल एससीओ का जो हेड ऑफ गवर्नमेंट का वो है, क्योंकि एससीओ में चाइना भी है और रशिया भी है, और आप जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर में भी इंडिया का एक रोल, इंडिया बैकडोर डिप्लोमेसी कह लीजिए या एक अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर जयशंकर जी इसमें जाते हैं तो मेरे ख्याल से वहां पर फिर रशिया के साथ में बातचीत भी होगी और बाकी सारे कंट्रीज के साथ में भी बातचीत होगी। तो उस हिसाब से एससीओ को इंपॉर्टेंस देने के लिए भी जयशंकर जी का जाने का हम देख सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैं तो एक तो पॉजिटिव देखता हूँ कि पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, और क्या ऑनेस्टली मैंने भी नहीं सोचा था कि वो जाएंगे। मैंने पिछली बार शायद आपसे बात हुई थी तो उस टाइम हमने कहा था कि शायद जयशंकर जी ना जाए लेकिन कोई और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जाएंगे। मैंने ये बोला था कि कोई ना कोई तो पक्का जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जाएगा, बट मिनिस्टर का जाना अनलाइकली था। बट दे हैव टेकन अ डिसीजन विच एंड उसका एक एडवांटेज ये हो सकता है, आई डोंट नो डिप्लोमेटिकली कैसे होगा उसमें, जब भी ऐसे मीटिंग्स होते हैं तो एक मौका मिलता है बायलैटरल मीटिंग्स का। मतलब एक तो होता है सब लोग मिलके बात करना, और क्योंकि सारे देश के लोग आए वहाँ, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स आए हैं, तो कई बार या हमेशा ऐसा मौके जैसे मान लीजिए रशिया और इंडिया के साथ में बातचीत, वहाँ मौका मिल जाता है, रशिया चाइना और इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर या हेड ऑफ द स्टेट। तो इस तरह से अगर मौका मिलता है तो आप वहाँ पाकिस्तान और इंडिया के बीच का फॉरेन मिनिस्टर के साथ में एक 1-to-1 मीटिंग का चांस होता है वहां पर। क्या वो होगा या नहीं होगा, मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। अगर होता है तो फिर अगेन क्या बातें हुई, कैसे हुई, क्या किस चीज का कहाँ तक बात, क्योंकि एक हफ्ता पहले ही यूनाइटेड नेशंस में आपस में फिर से क्लैश हुआ था वहां पर। तो उस सब चीजें का मद्देनजर रखते हुए आई डोंट नो हाउ और हाउ इट विल पैन आउट, बट डेफिनेटली पॉजिटिव, मैं तो उसको पॉजिटिव मानता हूँ।
बिल्कुल सर, मुझे भी पॉजिटिव ही लग रहा है। बाकी यूनाइटेड नेशन में तो आपको पता है कि इस किस्म की क्लैशेस हम लोग के चलते रहते हैं और शायद आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन इस वक्त एससीओ समिट के लिए अगर डॉक्टर जयशंकर आते हैं तो आपके ख्याल से पाकिस्तान के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि एक ऐसी कंट्री जिसके पास साथ हमेशा क्लैश रहा है या कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट्स इधर से उधर होते रहे, उनको वेलकम करना। उनको खैर इनविटेशन भी गया था और हम चाह भी रहे थे कि वो आए, लेकिन आपके ख्याल से पाकिस्तान इससे क्या बेनिफिट ले सकता है? पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? देखिए आलू जी, एक चीज का मुझे कोई शक नहीं होगा कि वो है हॉस्पिटैलिटी की। हम्म। और मान लीजिए जो मेहमान नवाजी जिसे कहते हैं, वो हमारे जो पुराने जो एक कल्चर है, जो आपके और हमारे कल्चर, वो हम पता इंडिया पाकिस्तान जो अभी जो बंटवारा है उससे पहले बहुत सारे हम लोग यहाँ पर अतिथि देवो भव कहते हैं जो। तो उस हिसाब से मुझे तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है किस तरह से वेलकम करेगी, किस तरह आई थिंक दे विल गो ऑल आउट। वो चाहे हमारे क्रिकेटर्स वहां आते हो, आपके क्रिकेटर्स यहाँ आते हो, या फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं, तो उसमें वो हमारे खून में है, उस तरह से तो वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि किस तरह से अभी जैसे ये मैंने कहा कि ये पॉजिटिव है, उसको और एक बढ़िया किस तरह से लेके जा सकते हैं, अगले लेवल पे ले जा सकते हैं। ऑफकोर्स उसके एक अंडरलाइनिंग फैक्टर तो जरूर ये है कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर वाली जो पॉलिसी इंडिया फॉलो करती है। तो उस पे अगर कोई गारंटी मिले या उस पे कोई पॉजिटिव चीज मिले। और दूसरी चीज है कि आर्टिकल 370 के बाद जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था, तो पाकिस्तान ने जो रिलेशनशिप है डाउनग्रेड किए हुए हैं। पाकिस्तान ने बोला कि जब तक उसको वापस रीइंस्टेट नहीं करेंगे, हम उसको रिलेशनशिप को उस लेवल पर नहीं ले जाएंगे जैसे 2019 में था। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हो, तो वो जो डाउनग्रेड किया हुआ रिलेशनशिप है उसको अपग्रेड करने का एक कोशिश, या एटलीस्ट एक कुछ इनिशिएटिव दिखाया जाए। अगर इस तरह से चीजें होगी तो डेफिनेटली ये फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद आगे और पॉजिटिव मीटिंग्स या उसका अपॉर्चुनिटी खुलने का होप कर सकते हैं। सर, हमारे यहाँ के इम्प्रेशन रहा है कि जब भी नवाज शरीफ साहब हो, उनकी गवर्नमेंट आए, तो भारत के साथ कोई ना कोई बातचीत करने की कोशिश की जाती है। वो कितनी सक्सेसफुल होती है वो एक अलग ही डिबेट है, लेकिन इस बारी भी हमें लग रहा था कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि शहबाज शरीफ साहब, उनके भाई जो हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बने। अब उनसे तो हमें बिल्कुल ही कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनके टाइम पे जो है वो डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो गवर्नमेंट, इस वक्त की जो गवर्नमेंट पाकिस्तान की है, या जो स्टैब्लिशमेंट समझे, हमारे यहाँ तो आपको मालूम है गवर्नमेंट्स कैसे आती हैं, तो वो इस वक्त चाह रही है कि भारत के साथ टर्म्स ठीक हो। वो एक अलग बात है कि साथ साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव भी चलता ही रहता है। तो ये कर पाएंगे इस चीज को? देखिए आरुष जी, मैं ये मानता हूँ कि एटलीस्ट 4-5 साल से या 5 साल से आप मानकर चलिए, तकरीबन तब जो एस्टेब्लिशमेंट है हम्म। पाकिस्तान का, वो चाहते हैं कि भारत के साथ में जो रिलेशंस थोड़े बेटर इसलिए हो क्योंकि उनकी अंदर इतनी इंस्टेबिलिटी है कि अगर इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा ना हो और इन जाने अनजाने में कोई अगर एक लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिवेट हो गया या कुछ और चीजें हो सकती है, तो ये उनको सस्टेन करना या उनको इस तरह से ले जाना बहुत मुश्किल होगा। तो अभी क्या है, जैसे मैंने ईरान की बात कही थी कि उनकी मजबूरी थी कि उनको अटैक करें। मैं ये मानता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट की मजबूरी है कि भारत के साथ में अच्छे संबंध का कोशिश करें, कारण आपका इकोनॉमी बहुत ही खराब हालत में है, वो सब हम जानते हैं। और जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है वो और भी ज्यादा मुश्किल है, वो भी हम जानते हैं। अफगानिस्तान के साथ में जो आपके उस तरह के जो बॉर्डर है, वहां पर क्या हालत है ये भी हम जानते हैं। तो ऐसा में एस्टैब्लिशमेंट जो या डीप स्टेट कह लीजिए, वो ये नहीं चाहती कि भारत के साथ में भी जो है एक और फ्रंट खोलने का। तो इसलिए इट मेक्स सेंस उनको कि भाई भारत के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाकर रखें। और कई सारे जो बाजवा डॉक्ट्रिन और वो सब चीजें बीच में आया था कि भाई इकोनॉमी को पहले सुधार लो, फिर अपने आप ही ना बाकी सब चीजें आएगा। तो वो सब उसका क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन कोई ग्राउंड पे तो कोई ज्यादा फर्क उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट की मजबूरी है कि भारत को उस तरह से तंग ना करे या उस तरह से वो ना करें कि वो और उनका प्रॉब्लम ज्यादा हो। तो मेरे ख्याल से इन दैट सेंस एक कोशिश तो जरूर होगी कि भारत के साथ में रिलेशंस बेटर रखें।
बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन सर अगर मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूं तो चमत्कार में चमत्कार है, क्योंकि पहले आपके डिफेंस मिनिस्टर जो है उनकी स्टेटमेंट आई कि हाँ, पाकिस्तान को वो बेल आउट पैकेज जो है वो आईएमएफ से भी ज्यादा भारत से मिल सकता है। हम अभी हाँ, उसी उसी में हवा में उड़ रहे थे कि डॉक्टर जयशंकर के आने की हाँ, खबर आ गई, तो नहीं, यकीनन कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया डेफिनिटली। सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू थैंक यू आरती जी, सो मच थैंक यू सर, वेरी मच, थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।